बोर्ड दिखा। बोर्ड दिख रहा है। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग, है ना। बाकी सारा तो पढ़ ही लिया था इसके पहले। इसके पहले का तो कुछ बचा नहीं है। तो कुछ बचा है? मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं बचा है ना। तो देखिए फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या है। तो यहाँ पे आपका जो पहला पॉइंट दिया है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड का मतलब क्या होता है? हुँ? फंड का मतलब क्या है? अमाउंट रिसीव्ड और सेट असाइड बाय अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। यहाँ पे क्लियरली लिखा है ना, स्पेसिफिक पर्पस। यानी अगर कोई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कोई ऐसा अमाउंट मिला है या उसने कोई ऐसा पैसा बचा के रखा है जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फंड बोलते हैं। ठीक। द फंड अमाउंट along with the income earned on the fund cannot be used for purposes other than those for which it is received or set aside। हमने आपको कल जब बैलेंस शीट बताई थी तो उसमें फंड के लिए कैसा ट्रीटमेंट करना है वो बताया था, है ना। तो उसमें एक चीज आपको ये बताई थी कि अगर कोई आपके पास फंड का बैलेंस है तो आप उसे लिखोगे, अगर उसके लिए कोई डोनेशन मिल जाता है तो आप उसे लिखोगे, फिर अगर कोई इनकम होता है उससे रिलेटेड तो आप उसको ऐड करोगे, और फिर उसके बाद उसमें से लेस करोगे एक्सपेंस को, जो भी इसी से फंड से रिलेटेड होगा। ठीक है, फाइनल जो अमाउंट बचेगा वो आपका कहाँ पे चला जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। ठीक है। तो अब ये जो फंड है ये तो बैलेंस पहले से बचा के रखा है, पैसा निकाला। इससे रिलेटेड अगर कोई हमें डोनेशन मिला तो अब बात आती है इनकम की, कि इनकम क्या हो सकता है। तो ये जो फंड रिसीव हुआ है, इस फंड को अगर हम क्या करें, इन्वेस्ट कर दें, है ना। इन्वेस्टमेंट सुना होगा कहीं पे, इसमें लिखा हुआ इन्वेस्टमेंट। ठीक। इस फंड के पैसे को अगर हम इन्वेस्ट कर देते हैं किसी इन्वेस्टमेंट में, तो हम इसे क्या बोलते हैं, फंड इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं, फंड इन्वेस्टमेंट। एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट होता है जो हमारे पास कैश है, उससे जो हमने नॉर्मल यूज के लिए जो पैसा रखा था उसको अगर हमने इन्वेस्ट कर दिया तो वो इन्वेस्टमेंट ही होगा। लेकिन अगर कोई फंड हमें स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिसीव हुआ है कोई पैसा, और अगर उसको हमने इन्वेस्ट कर दिया तो वो फंड इन्वेस्टमेंट बोला जाएगा। और इससे जो भी इनकम जनरेट होगा, इंटरेस्ट मिले, डिविडेंड मिले, वो सारा क्या होगा, रिलेटेड फंड में प्लस होगा, ना कि इनकम में लिखा जाएगा। ठीक है। जो इस फंड इन्वेस्टमेंट से इनकम जनरेट होगा उसे उस रिलेटेड फंड में ऐड करेंगे, हम इसे इनकम में शो नहीं करेंगे, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये शो नहीं होगा। आई बात समझ में, क्लियर है इतना? हम्म। इतना क्लियर है? अब यहाँ पे अभी हमने आपको एक प्रोसेस लिख के दिया कि हम करते क्या है ना। क्या करते हैं, जो हमारे पास फंड का बैलेंस होता है, ये फंड का जो हमारे पास बैलेंस है, उसमें अगर उस फंड से रिलेटेड कोई डोनेशन मिलता है, कोई इनकम होता है तो ऐड करते हैं, एक्सपेंस को माइनस करते हैं, जो वैल्यू बचती है फाइनल में उसको हम कहाँ पे दिखाते हैं, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। इसी को बोला जाता है फंड बेस्ड अकाउंट। ये हमारा क्या है, फंड बेस्ड अकाउंट।
ये हमारा फंड बेस्ड अकाउंटिंग हो जाएगा। ठीक है, अलग से कोई डेफिनेशन नहीं होता, बस इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, फंड बेस्ड अकाउंटिंग बोलते हैं। तो इतना क्लियर होगा तो क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, हाउ आर द फॉलोइंग dealt with while preparing the final accounts of a club। यानी जब हम फाइनल अकाउंट बना रहे होंगे क्लब का, तो हम इस को कहाँ पे दिखाएंगे। ये जो मैच फंड है, मैच फंड इन्वेस्टमेंट है, मैच फंड बैंक बैलेंस है, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट है, और मैच एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम इसको दिखाते हैं वो दिखाते हैं कहाँ पे, बैलेंस शीट में। कहाँ पे दिखाते हैं, बैलेंस शीट में। और किस डेट का दिया है, एज एट 31 मार्च 2018। तो बैलेंस शीट में भी कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे देखिएगा, ये हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट हुआ। ये फॉर्मेट बन गया। ये हमारा लाइबिलिटीज साइड है, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। अब इसमें देखिएगा हमें ढूंढ के लिखना है। तो मैच फंड, मैच फंड हमारा क्या होता है, लाइबिलिटी। कोई भी अमाउंट अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए हमारे पास है तो वो हमारी लाइबिलिटी होगी, और कितनी दी है, 80,000। इसके बाद दिया है मैच फंड इन्वेस्टमेंट, यानी ये जो मैच फंड का पैसा था इसको क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया। तो इन्वेस्ट किया है तो अभी के लिए हमारे पास एसेट्स में रहेगा मैच फंड इन्वेस्टमेंट। मैच फंड इन्वेस्टमेंट कितना है, 72,000। मैच फंड बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस भी एसेट्स होता है। मैच फंड बैंक बैलेंस कितना है, 3,500। इसके बाद देखो लिखा है इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट। क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट। तो आपको अभी पहले बताया था देखिए मैच फंड में, कि अगर कोई इनकम होता है तो उसे हम क्या करते हैं, इसी में ऐड करते हैं। कोई डोनेशन मिला हो तो बैलेंस में ऐड करते हैं। तो यहाँ भी हम वही काम करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या ऐड हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कितना इंटरेस्ट मिला है देख लीजिए, 2,880, 2,880। और इसका टोटल कर लेंगे, ये हो जाएगा 82,880। और फिर मैच एक्सपेंस है, तो फंड हमें मिला ही इसीलिए था कि मैच पे हम खर्च कर पाए। तो मैच एक्सपेंस जब हमारे पास है तो मैच एक्सपेंस को लेस कर रहे हैं, लेस मैच एक्सपेंस कितना है, 5,500। तो ये कितना बचेगा यहाँ पे, 77,380। क्लियर है। क्लियर है आप लोगों को। अब इसमें एक चीज देखिए, ये बैलेंस शीट में तो आ गया, लेकिन मान लो
हम यहाँ पे कहते हैं कि ये जो टोटल हमको मैच फंड इंटरेस्ट जो मिला है वो 82,880 है, ठीक है। लेकिन एक्सपेंस अगर हम आपको कह दें कि कितना है, 85,000 है। मैच एक्सपेंस कितना है, 85,000। तो ये आपके बैलेंस शीट की लायबिलिटी में नहीं लिखा जा सकता। क्यों? क्योंकि आपके पास एक्सपेंस हो गया ज़्यादा, और आपका जो फंड है और उससे रिलेटेड जो इनकम्स वगैरह है वो आपके पास क्या है, कम। तो हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। एक्सपेंस ज़्यादा हो रहा है, ध्यान रखना। 82,880 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा, 2,120। ठीक है, ये क्या है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस, है ना। तो इसे हम कहाँ पे दिखाएंगे, एक्सपेंडिचर में। एक्सपेंडिचर में दिखाया जाएगा, कहाँ पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर है बात, ये हमेशा ध्यान रखना। हाँ, सपोज कर लिया, मान लिया कि हाँ 85,000, अगर किसी कंडीशन में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे ऐसा हो कि ये जो फंड से रिलेटेड इनकम और फंड है ना, तो ये टोटल फंड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, टोटल फंड। फंड मतलब जो पैसा स्पेसिफिक यूज के लिए है, अब उस यूज पे जो पैसा खर्च हुआ वो ज्यादा हो गया, एक्सेस हो गया, है ना, जितना फंड था उससे भी ज्यादा खर्च कर दिया। तो ऐसे कंडीशन में अगर कहीं किसी क्वेश्चन में या किसी पॉइंट में ऐसा मिल जाए कि जो टोटल फंड अवेलेबल है हमारे पास, एक्सपेंस उससे ज्यादा हो जाए, तो जितना एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस होगा वो हमें एक्सपेंडिचर में लिखना है। फिर हम बैलेंस शीट में की लायबिलिटी साइड में उसे नहीं दिखाएंगे। अभी क्लियर हो, अभी क्लियर है ना। ठीक है, तो अब इसमें क्वेश्चन तो बहुत सारे दिए हैं, तो सारे क्वेश्चन आप लोग करिएगा, ठीक है। ज्यादा कुछ है नहीं, बस इतना ही इम्पोर्टेंट था इसमें, और कुछ खास है नहीं। हम्म। अच्छा, एक चीज इसमें और समझा देते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग वाले। जैसे हमने कह दिया, ठीक है, कि हमारे पास कुछ कैपिटल फंड है। क्या है, कुछ कैपिटल फंड हमारे पास पड़ा है। मान लो हमने मान लिया, जूम कर लिया, पहला पॉइंट ले लिया कि 5 लाख रुपीज है, ठीक है। और हम बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग इन प्रोग्रेस। कितने का है, 4 लाख रुपीज का है। ऐसा भी क्वेश्चन एक शायद दिया है आपके बुक में। तो यहाँ पे हम इसको कैसे दिखाएंगे, इसको दिखाने का भी सेम वही तरीका है कि कैपिटल फंड को कहाँ पे ले जाएंगे, लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, लायबिलिटी होता है। और ये बिल्डिंग इन प्रोग्रेस, इन प्रोग्रेस का मतलब कि अभी ये बिल्डिंग बन के कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। इसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, जो इसका कंस्ट्रक्शन वर्क है वो क्या है, इन प्रोग्रेस है, ठीक है। तो आप इसे क्या दिखाओगे, बिल्डिंग इन प्रोग्रेस डायरेक्ट आप कहाँ पे दिखाओगे, एसेट साइड में। ये तो सिंपल सा हो गया। लेकिन दूसरा कंडीशन हमने लिख दिया कि कैपिटल फंड आपके पास कितना है, सेम वही अमाउंट ले लिया, और यहाँ पे हमारे पास बिल्डिंग फंड है, बिल्डिंग फंड है, कितना, मान लो 6 लाख रुपीज है। और कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, ये 4 लाख रुपीज है।
तो ऐसे कंडीशन में अब कैसे दिखाओगे, तो इसकी बैलेंस शीट बना के दिखा देते हैं आपको, है ना, बैलेंस शीट में ही दिखाया जाएगा। देखिए, ये लायबिलिटी साइड हो गई, ये अमाउंट हो गया, ये एसेट्स हो गया, और ये अमाउंट। अभी देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, 4 लाख रुपीज है। तो एसेट्स में क्या लिखेंगे, बिल्डिंग इन प्रोग्रेस कितने का है, 4 लाख रुपीज का है। ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या है कि यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल फंड, कैपिटल फंड। और कैपिटल फंड हमारे पास कितना है, कैपिटल फंड दिया है कितना, 5 लाख रुपीज दिया है, दिया है ना। हम्म। हाँ, तो 5 लाख रुपीज लिखेंगे। इसके बाद इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा, क्या ऐड करना पड़ेगा। हम्म। अच्छा, ये बिल्डिंग पे जो पैसा खर्च हो रहा है, ये किस टाइप का एक्सपेंस है। हम्म। बिल्डिंग पे जो पैसा एक्सपेंड कर रहे हैं, हम खर्च कर रहे हैं, ये किस टाइप का एक्सपेंस है। एक्सपेंस हमारे दो तरीके के होते हैं, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो जब भी हम किसी फिक्स एसेट्स पे कोई पैसा एक्सपेंड करते हैं, तो हमारी कैपिटल को क्या करता है, बढ़ाता है। क्या करता है, बढ़ाता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ट्रांसफर फ्रॉम, हमारे पास बिल्डिंग के लिए पैसा था, फंड था। अब जब कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो इसका पैसा यहाँ पे यूज होगा। अगर यूज होगा तो ये ट्रांसफर कहाँ पे हो जाएगा, कैपिटल फंड में। तो ट्रांसफर फ्रॉम बिल्डिंग फंड, जितना कंस्ट्रक्शन हुआ होगा सिर्फ उतना ही ट्रांसफर होगा, बाकी जहाँ है वहीं रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 9 लाख रुपीज। यहाँ पे हम लिखेंगे बिल्डिंग फंड, क्या लिखेंगे, बिल्डिंग फंड। और बिल्डिंग फंड हमारे पास कितना था, 6 लाख रुपीज था, और यहाँ से ट्रांसफर कर दिया है, तो ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। कितना ट्रांसफर किया है, 4 लाख रुपीज। यहाँ पे कितना बचेगा, 2 लाख रुपीज। ठीक है, एक ये तरीका होता है। क्लियर है। लेकिन ये आपको करना कब है, ट्रांसफर वाला, जब आपके पास उससे रिलेटेड फंड दिया हो तब। अदरवाइज सिंपल सा अगर ये पहले पॉइंट की तरह दिया हुआ है, तो कैपिटल फंड को लायबिलिटी में, और जो वर्क इन प्रोग्रेस है एसेट्स का, वो आपका डायरेक्ट एसेट्स में रहेगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। क्लियर है। कोई क्वेश्चन। हम्म। आवाज आप लोग की नहीं आ रही। सेकंड कंडीशन, देखो सेकंड कंडीशन में दिया है कि आपके पास कैपिटल फंड है। पहले वाले कंडीशन को पहले कॉपी कर लिया हमने, वही कॉपी किया, पहला समझ में आया। हमने एक चीज इसमें एडिशनल ऐड कर दी कि जो बिल्डिंग बनवा रहे हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, उसके पास कुछ फंड भी मिला हुआ है। उसको कुछ पैसा उसने पहले से बचा के रखा, या डोनेशन वगैरह पहले जो मिला था बिल्डिंग बनवाने के लिए, वो कितना है, 6 लाख रुपीज है। ठीक है। तो इसमें वही चीजें करनी है जो फर्स्ट में किया। जैसे वर्क इन प्रोग्रेस को हमें एसेट्स में लिख देना है, कैपिटल फंड को लायबिलिटी में लिखना है। बस चेंज क्या होगा
कि अगर फंड हमारे पास अवेलेबल है तो इस फंड से जितना कंस्ट्रक्शन में काम हो चुका है उतना पैसा आपको ट्रांसफर करके ले जाना पड़ेगा किसके पास, कैपिटल फंड में। वो पैसा कैपिटल फंड में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है। जैसे कोई भी एक्सपेंडिचर अगर कैपिटल नेचर का होता है और उसके लिए हमारे पास स्पेसिफिक फंड अवेलेबल है, ठीक, तो हम क्या करते हैं कि जितना हमारा एसेट्स पे पैसा खर्च हुआ है उतना पैसा हम कैपिटल फंड में ऐड करते हैं, क्योंकि वो पैसा किस नेचर का था, कैपिटल नेचर का था। और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा सा अलग तरीके से लिखना पड़ता है कि कैपिटल नेचर का जो एक्सपेंडिचर होगा वो कैपिटल को हमारे इंक्रीज करेगा, हमारी वर्क को इंक्रीज करता है, इसलिए वहां पे हमें लेके जाके ऐड करना पड़ा। ठीक है। तो अभी समझ में आया कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 4 लाख का कंस्ट्रक्शन वर्क हो चुका था तो ऐड कर दिया किसमें, कैपिटल फंड में। जब कहीं पे पैसा ट्रांसफर करोगे तो जहां ट्रांसफर किया वहां बढ़ेगा, बढ़ने का मतलब इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज यानी ऐड। तो ऐड कर दिया 4 lakhs। आया कहाँ से था वो भी क्लियर होना चाहिए, बिल्डिंग फंड से। ठीक है। और जब बिल्डिंग फंड हमने लिखा लाइबिलिटी में, क्योंकि वो भी स्पेसिफिक फंड है तो उसे लाइबिलिटी में दिखाना है, तो वहां से तो पैसा हमने ट्रांसफर कर दिया था कैपिटल फंड में, तो पैसा कम हुआ होगा, तो इसीलिए ट्रांसफर टू कैपिटल फंड 4 lakhs लेस कर दिया और बचा कितना, 2 lakhs रुपीज। अभी क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फंड बेस्ड हो गया, क्वेश्चन हो गया। अभी हमें कुछ थोड़ा सा आगे का पढ़ना है। Some important items relating to relating to नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कुछ इम्पोर्टेंट आइटम्स हैं जिनका, क्योंकि जब हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट उससे पहले भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका कैलकुलेशन हमें करना पड़ता है। ठीक है। तो उसके लिए जो है हम कुछ इम्पोर्टेंट आइटम को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला ही देखा होगा आपने बहुत सारे क्वेश्चंस में सब्सक्रिप्शन दिया होता है। क्या दिया होता है? सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन क्या होता है? हम्म मेंबरशिप फीस बोल सकते हो, लेकिन सब्सक्रिप्शन मेंबर, हाँ सब्सक्रिप्शन भी बोल सकते हो, कोई सर्विस लेने के बदले जो पैसा हम पे करते हैं, मेनली वो सब्सक्रिप्शन फीस होता है किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज को हायर करने पे जो भी हमें पेमेंट करना है वो क्या होता है, सब्सक्रिप्शन होता है। ठीक है। एक मिनट। हम्म, तो ये हमारा सब्सक्रिप्शन क्या होता है, इट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ अ नॉट नॉन प्रॉफिट एंटिटी। नॉन प्रॉफिट, जिसे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है। ठीक है। तो नॉन प्रॉफिट एंटिटी यानी ऐसी एंटिटी जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए या प्रॉफिट के लिए वर्क नहीं करते हैं, एक्टिविटीज उनकी नहीं होती है, उनका जो मेन सोर्स होता है पैसा आने का, क्योंकि जब तक पैसा आएगा नहीं तब तक कोई काम जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हो सकता है। तो सब्सक्रिप्शन उसका क्या है, मेन सोर्स ऑफ इनकम है किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी के लिए। ठीक है। ये क्लियर है? हम्म अब यहाँ पे
हमें इसका कैलकुलेशन करना है कि सब्सक्रिप्शन को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हम सब्सक्रिप्शन को जब भी दिखाते हैं तो सिर्फ करंट ईयर की वैल्यू को ही दिखाया जाता है, प्रीवियस और नेक्स्ट ईयर की वैल्यू को नहीं दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर, करेंट ईयर के लिए। तो अब इसको हम कैसे दिखाएंगे, इसको भी दिखाने का तरीका है। जैसे डायरेक्ट यहाँ पे हम अभी फॉर्मेट में ही लिख रहे हैं, एक एक पॉइंट अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहले क्या आता है, सब्सक्रिप्शंस received ड्यूरिंग द ईयर, यानी जो ईयर चल रहा है, जिस ईयर में हमें कैलकुलेट करना है, उस ईयर में सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ है। इसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर, और सब्सक्रिप्शंस received in advance in the beginning of current year, ये दो ऐड होगा। लेस सब्सक्रिप्शंस outstanding in the beginning of current year, subscriptions received in advance at the end of current year, इन दोनों को क्या करेंगे, लेस करेंगे। फाइनली ये जो अमाउंट बचेगा, ठीक है, अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये इसका तरीका होता है कैलकुलेट करने का। अब हमें इसमें समझना क्या है, इसमें मेन समझना है हमको एंड ऑफ द करेंट ईयर, बिगिनिंग ऑफ करेंट ईयर, बिगिनिंग ऑफ करेंट ईयर, एंड ऑफ करेंट ईयर, ये चीजें समझनी है कि ये है। तो इसमें से किसी को कुछ पता है कि कैसे हम पता करेंगे कि ये आएगा कि नहीं आएगा? ये आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में मिलेगा। बैलेंस शीट में आपको सिर्फ सब्सक्रिप्शन मिलेगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, या बैलेंस शीट में मिल जाएगा। बाकी सारा आपको जो है मिल जाएगा एडिशनल इंफॉर्मेशन में। अब इसमें समझने वाली चीज बहुत है, क्या समझना है वो। सबसे पहली चीज तो हमें ये ध्यान रखना है, दिमाग में बिठा लो, कि इसमें सिर्फ और सिर्फ
करेंट ईयर का पैसा लिखना है, करेंट ईयर का पैसा, ये नहीं कि करंट ईयर में जो मिला है पैसा, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जब भी हम कोई अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं, कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, तो वो एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। किस पे? एक्रूअल बेसिस पे। और एक्रूअल बेसिस में क्या होता है, अमाउंट हमें रिसीव हुआ हो या ना हुआ हो, हम उसे दिखाते हैं। ठीक है, क्लियर? बोलिए फिर आगे बढ़े। आवाज आ रही है मेरी? तो यहाँ पे देखिए क्या दिखाएंगे, सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की वैल्यू को हम दिखाते हैं, है ना। अब करंट ईयर में हो सकता है कि आपको जो क्वेश्चन दिया है उसमें कुछ ऐसे दिया हो कि आपको क्या मिला, सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2017-18, 2018-19, 2019-20, ऐसे करके दिया होगा, तीन अमाउंट होंगे, है ना। और ये फाइनल अमाउंट। तो यहाँ पे जो पैसा लिखा है ये मिला हुआ पैसा है, रिसीव, साफ साफ क्या लिखा है, रिसीव। तो ये पैसा उठा के हम सबसे पहले लिख लेंगे, क्योंकि हमें क्या लिखना है, रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। 3 साल का मिला है, ठीक है, लेकिन हमें मिला कितना टोटल, जो भी पैसा मिला होगा वो सबसे पहले आ जाएगा, रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। ये पहली चीज आप क्लियर रखो। ठीक है। सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करेंट ईयर। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करेंट ईयर क्या है, कि जो ईयर चल रहा है, जिस ईयर में हम कैलकुलेट कर रहे हैं, उस ईयर के एंड में कितना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, कितना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। जैसे आपको मान लीजिए दिया हो कि जो मेंबरशिप फीस है वो 100 रुपीज पर मेंबर है, और आपके पास टोटल मेंबर कितने हैं, 100, तो ये टोटल अमाउंट आपको कितना चाहिए, 10,000। कितना चाहिए, 10,000। लेकिन यहाँ 18-19 में मान लीजिए कितना लिखा होता, 8,200, तो ये हमारा करेंट ईयर बनेगा, एक ईयर मान लो चल रहा है। तो मिला कितना हमें, 8,200। 100 रुपीज की रेट से जो सब्सक्रिप्शन था और 100 मेंबर से जो मिल रहा था वो कितना हुआ, 10,000, लेकिन मिला कितना, सिर्फ हमें 8,200। तो अभी इस साल हमें मिलना कितना है वो देखेंगे, तो इस साल हमें पता चला 1,800 रुपीज हमें इस ईयर का मिलना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग एट द एंड। ठीक है। और आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग क्या होता है, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, बिगिनिंग का मतलब होता है एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल के एंड में जो आउटस्टैंडिंग था उसको इस साल हम क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग। अब आपको लिखा होगा कि मान लो यहाँ पे जो 17-18 का मिला ये हम कह रहे हैं 500, और यहाँ पे लिखा है आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग 5,000। ध्यान से देखो इस अमाउंट को, 500 हमें मिला है पिछले साल का जो था, लेकिन पिछले साल बाकी कितना था, आउटस्टैंडिंग कितना था, 5,000। दो अमाउंट है, 500, 5,000। अब आप हमें ये बताओ कि यहाँ पे जो हमने लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ करेंट ईयर, ये आपका क्या होता है, लेस होता है। तो कौन सा अमाउंट लेस होगा, 5,000 लेस होगा या 500 लेस होगा, दोनों में से कौन होगा, बताइए, रिप्लाई करिए। हम्म।
500। रीजन क्या है? क्योंकि हम ये जो ऐड और लेस कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं? जो सब्सक्रिप्शन हमें करंट ईयर में मिला है, रिसीव्ड में, है ना? तो कोई मिला हुआ अगर पैसा है तो उसमें से हम कितना माइनस कर सकते हैं? जितना मिला होगा उसी के बराबर ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, है ना? ऐसा तो है नहीं कि उससे हम ज्यादा माइनस कर पाएंगे। तो जो मिला हुआ पैसा है सिर्फ उसी को लेस किया जाता है। बाकी आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग में क्या था, कितना था, वो सब बैलेंस शीट में होगा। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी माइनस करना होगा तो प्रीवियस ईयर का जितना पैसा हमें मिला होगा सिर्फ वही आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग में लेस होगा। ठीक। इसके बाद क्या है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर का मतलब कि पिछले साल अगर किसी मेंबर ने कोई सब्सक्रिप्शन का पैसा हमें एडवांस में दे दिया था तो वो पिछले साल से रिलेटेड नहीं था, प्रीवियस ईयर से हमारे रिलेटेड नहीं था। वो रिलेटेड अमाउंट किस ईयर से? करंट ईयर से। तो करंट ईयर में ही लाके हम उसे ऐड करेंगे। ये ध्यान रखना कि पिछले साल अगर कोई एडवांस मिला है तो वो क्या होगा? ऐड होगा। और इस साल कोई एडवांस मिला है, करंट ईयर में रिसीव हुआ एडवांस, तो वो क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। और फाइनल अमाउंट जो बचेगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि ये जितना आपका एंड वाला टर्म है, जैसे आपका क्या है? एंड, और दो चीजें लिखी हमने, एक बिगिनिंग, है ना? तो एंड का हमेशा ध्यान रखना कि ये आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखा जाता है, जिसमें एंड बिगिनिंग एंड का आइटम दिया होगा आउटस्टैंडिंग और एडवांस में। क्लोजिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग ये किससे किसके लिए है? सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्रिप्शन हमारा क्या होता है? इनकम होता है। क्या होता है? इनकम। और इनकम अगर आउटस्टैंडिंग है तो इसे एक्रूड भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ आउटस्टैंडिंग ही लिखा जाएगा। तो उसे एसेट्स में, और अगर एडवांस है तो उसे कहाँ पे लिखा जाएगा? लाइबिलिटी में। और बिगिनिंग का कहाँ पे जाएगा? ये सारा का सारा आपका जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, सेम ही आउटस्टैंडिंग एसेट्स में, और एडवांस कहाँ पे? लाइबिलिटी में। तो ये ध्यान रखना। तो ये जो फॉर्मेट बना हुआ है, ये क्या लिखा? एंड ऑफ करेंट ईयर, तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में क्योंकि आउटस्टैंडिंग है, और ये बिगिनिंग है मतलब प्रीवियस ईयर का, तो ये ओपनिंग में जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में। और ऐसे ही यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, ये आपका कहाँ पे जाएगा? ओपनिंग, सॉरी ये लाइबिलिटी में रहेगा आपका। कहाँ पे रहेगा? लाइबिलिटी में। ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में रहेगा। और ये एडवांस एट द एंड आपका कहाँ पे रहेगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। क्लियर है इतना? बताइए फिर आगे बढ़ो। क्लियर है? क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ो। आगे क्या बढ़ना है? आगे आपको मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, बहुत सिंपल सा। ठीक। देखो क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया है? क्वेश्चन में हमारे पास है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ये 19 का है, 3 साल का इंफॉर्मेशन है हमारे पास।
कि ये देखो 18 में 31 मार्च 2018 का हमें अभी कितना मिला, 19 में मिल रहा है, तो ये पिछले साल का कितना मिला 1600। 31 मार्च 2019 में कितना मिला 8400, और 31 मार्च 2020 मतलब अगले साल नेक्स्ट ईयर का भी मिल गया 3200। टोटल कितना मिला 89,200। यहाँ पे लिखा है देयर आर 450 मेंबर्स, कितने मेंबर हैं 450 मेंबर हैं, ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹200, और हर एक मेंबर कितना पे कर रहा है ₹200 पे कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 450 मेंबर पे 200 की रेट से हमें टोटल कितना चाहिए इस साल का 90,000, यानी इतना ही हमें हर साल चाहिए होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 क्या बन गया हमारे लिए करेंट ईयर। ठीक, अब यहाँ पे आपको एक आसान सा तरीका बता देते हैं। यहाँ पे बहुत कुछ दिया कि 1800 वेरी एरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, पिछले साल का कितना एरियर था 1800 था, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं होता है कि कितना बाकी रहा, हमें ये चीज देखनी है कि पिछले साल का मिला कितना। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो दो तरीके से हो सकता है। पहला तो आपका डायरेक्ट तरीका जो है कि आप रिसीव्ड 89,200 लिखोगे, इसमें करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग आपको निकालना पड़ेगा। तो करेंट ईयर का ये रहा 31 मार्च 2019 में कितना मिला 84,400। आपको कितना चाहिए था करेंट ईयर में 90,000, मतलब आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग कितना दिख रहा है 5,600। आप इसको ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 94,800। लेस क्या करोगे, आपको जो पैसा मिला है टोटल 89,200, इसमें से पिछले साल प्रीवियस ईयर का कितना मिला 1,600 माइनस करोगे। फिर नेक्स्ट ईयर का भी हमें पैसा मिल गया, हमें सिर्फ करेंट ईयर का लिखना है, प्रीवियस नेक्स्ट ईयर को निकाल देना है, तो ये भी माइनस कर देंगे। एडवांस मिला है एट द एंड ऑफ, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 90,000। एक तो ये तरीका है, ठीक है, पूरा डिटेल में करें। दूसरा तरीका क्या है कि जब आपको नंबर ऑफ मेंबर और पर मेंबर मेंबरशिप फीस पता हो, और क्या पता हो कि करंट ईयर का कितना मिला फॉर द करंट ईयर, यानी सिर्फ करंट ईयर के लिए कितना मिला वो आपको पता हो, जैसे यहाँ पे पता है, तो डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब डायरेक्ट कैसे निकलेगा वो भी देख लो, डायरेक्ट निकाल देते हैं और आंसर वही आएगा 90,000 ही आएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे, अभी तक हम क्या लिखते थे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, आप लिख ड्यूरिंग, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ एक साल को लेके चल रहे हैं, है ना, तो फॉर द ईयर, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 डायरेक्ट हो जाएगा, ये सिर्फ एक साल का लिखा जाएगा और इसमें ऐड कर देंगे सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग एट द एंड, कितना है 5,600, 5,600 कितना आ गया 90,000, ये डायरेक्ट आ गया। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब हमें क्या दिया हो, है? हाँ, देखो यहाँ पे हमें पता है ना कि हमारे पास कितने मेंबर हैं 450, और एक मेंबर से हमें कितना मिल रहा है 200, तो टोटल हमें पूरी ईयर का कितना चाहिए 90,000। हम्म, और देखो 30 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, यानी करंट ईयर का हमें कितना मिला, क्लियर हो रहा है ना, 90,000 रुपीज मिलना चाहिए था, 84,400 रुपीज रिसीव हुआ,
तो 5,600 रुपीज आउटस्टैंडिंग है इस ईयर में, नहीं है। अभी क्लियर? सबको क्लियर है? हम्म, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस to be credited to the income and expenditure account for the year ended 31st March 2019। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन हमें कैलकुलेट करना है। पहले फॉर्मेट बना लें। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है। सब्सक्रिप्शन इन एरियर हमें कब कैलकुलेट करना है? 31 मार्च 2019। और ये कौन सा दिया? 31 मार्च 2018। इन एरियर, एरियर कितना है वो बताया कि 500 है। ठीक। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च, पिछले साल ही मिल गया था एडवांस में। अच्छा, मान लो आप किसी को आज पेमेंट कर रहे हो एडवांस में, तो वो आज के लिए हो रहा है या कल के लिए हो रहा है? कल के लिए है। मतलब अगर 18 में पेमेंट हुआ तो ये किसके लिए हुआ? 19 के लिए हुआ। तो 19 भी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा? ऐड होगा। और इसको हम क्या बोलते हैं? एडवांस प्रीवियस ईयर में मिला है, तो इसको इन द बिगिनिंग बोल देंगे, है ना। फिर लिखा है टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। टोटल यहाँ पे लिखा है कि टोटल कितना मिला। तो और उसके बाद भी और डिटेल है, तो पहले टोटल लिख लेते हैं कि सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ। सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। अब ध्यान रखना यहाँ पे हमने ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग का मतलब क्या है कि पूरे साल भर में जो कुछ मिला है, चाहे जब का मिला है, वो पूरा लिखा जाएगा। इससे मतलब नहीं कि कब का है, करंट ईयर का है, प्रीवियस का है, नेक्स्ट ईयर का, कोई मतलब नहीं। ड्यूरिंग वर्ड का मतलब कि टोटल अमाउंट कितना रिसीव हुआ वो लिखना है। तो टोटल हमें कितना मिला है? 35,400। ठीक है। अब इसके बाद आगे इसमें पढ़ते हैं क्या लिखा है। लिखा है इंक्लूडिंग, मतलब ये जो 35,400 मिला है उसमें क्या इंक्लूड है? 400 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। यानी ये 2018 का 500 दिया, लेकिन एक्चुअल में मिला उसका कितना है? 400 रिसीव हुआ है। ड्यू कितना था प्रीवियस ईयर में? 500, लेकिन रिसीव कितना हुआ? सिर्फ 400। तो 500 हमें यहाँ पे लिखना होगा, 400 लिखना होगा। कौन सा अमाउंट? 400। जितना हमें मिला है हम वही माइनस कर सकते हैं, कितना बाकी था उससे हमें कोई लेना देना नहीं। अब देखो यहाँ पे, अब इसके बाद ये क्या हो गया हमारा? आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग हो गया, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग। आगे लिखा है ₹1,200 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। हम अभी 19 में हैं और ये मिला कब के लिए है? 20, यानी नेक्स्ट ईयर के लिए। और 300 क्या है? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, मतलब उसके भी एक साल आगे। तो ये किसके लिए मिल रहा है? नेक्स्ट ईयर्स के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट ईयर मतलब क्या है? ये हमारा क्या हो जाएगा? एडवांस हो जाएगा, जो हमें इस साल के एंड में मिला है। और फिर यहाँ पे लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। यानी, और एक चीज यहाँ पे रख देखना, ये लिखा है फॉर द ईयर एंडेड, है ना, इसी से पता चलेगा। ये अगर लिखा होता सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर एंड आउट, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर 400 होता,
तो हम ये मानते कि पिछले साल जो 500 था, ड्यू था 500, 400 उसका मिल चुका है, 100 रुपीज उसका भी इसमें जुड़ा हुआ है। अगर ड्यूरिंग वर्ड यूज होता तो टोटल की बात करता ड्यूरिंग, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा, फॉर द ईयर, मतलब सिर्फ एक साल की ही बात कर रहा है। तो इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना है, सिर्फ 400 रुपीज है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऐड क्या हो जाएगा, सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना है, 400 है। कोई एडवांस जो हमें पिछले साल मिला था, ये रहा एडवांस इन द बिगिनिंग, ठीक है। सब्सक्रिप्शंस रिसीव इन एडवांस इन द बिगिनिंग, 1100 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 1500, ये आ जाएगा आपका 36,900 लेस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग। कितना मिला है बिगिनिंग का, 400, और सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड। तो इसमें हमें जो है 1200 कब का मिला, 20 के लिए, और 300 कब मिला, 21 के लिए। तो टोटल कितना हो गया, 1500। तो ये 1900 लेस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, 35,000। कितना आ जाएगा, 35,000 अमाउंट टू बी credited to इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर है? हम्म, बताइए फिर हम आगे बढ़े। अच्छा, लेस वाला क्या, कौन सा, एडवांस वाला कि ये जो है आउटस्टैंडिंग वाला? आपको सब्सक्रिप्शन, एक चीज ये दिमाग में रखो कि सब्सक्रिप्शन आपको किस ईयर का चाहिए, सिर्फ करेंट ईयर का चाहिए, है ना। जैसे मान लो कि आपको जो पैसा मिला है, ठीक है, उसमें ए बी सी डी सबका पैसा मिला हुआ है, आपको एक साथ मिल गया, आपके पैसे के साथ ए बी सी डी का भी पैसा मिला है। आपको अपना पैसा कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे, इन सब के पैसे को भी आप अपने पैसे में जोड़ लोगे, या जो टोटल पैसा आपको मिला है उसमें से आप इसको घटा दोगे? सिंपल सा। अब ये जो आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग है, इसका मतलब क्या होता है कि ये पिछले साल बकाया था। आउटस्टैंडिंग कब था, पिछले साल। तो अगर ये आउटस्टैंडिंग पिछले साल का है और कैलकुलेट करके हमें लिखना है सिर्फ करंट ईयर का, जो ईयर चल रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस ही तो करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब पूरे साल भर में पिछले साल, प्रीवियस ईयर का, नेक्स्ट ईयर का, करंट ईयर का, सब मिला के हमें कितना मिला, 35,400 रुपीज मिला है, सब मिला के। हमें क्या करना है, जो पैसा इस साल का रह गया, जो नहीं मिला, या पहले से इस साल के लिए मिल चुका था, वो इकट्ठा करेंगे, क्योंकि वो तो इसी साल का पैसा है। इकट्ठा करने का मतलब कि उसे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और जो अमाउंट प्रीवियस या नेक्स्ट ईयर का है, तो प्रीवियस और नेक्स्ट ईयर तो हमें लिखना ही नहीं है, और जब लिखना नहीं है तो उसे माइनस कर देंगे। अभी क्लियर हुआ? बाकी सबको
एकदम क्लियर है ना? अच्छा, अगर इसी को बैलेंस शीट में दिखाना हो तो आप कैसे दिखाएंगे? हम्म हम्म ये अगला क्वेश्चन है, इसमें बताते हैं, है ना? कई सारे दो क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो, अभी बताएंगे कैसे लिखना है। चलो अच्छा, उसी क्वेश्चन को पहले हम बता देते हैं कैसे बैलेंस शीट में दिखाना है, फिर एक क्वेश्चन अब आपको होमवर्क दे देंगे करने के लिए खुद। जैसे अभी पहले तो हमें क्या दिखाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। पहले क्या बनेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट। अब इसमें हम पहले दिखाएंगे किसको, सब्सक्रिप्शन को दिखाएंगे। ठीक, ये हमारा कौन सा साइड है, इनकम है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। अब ड्यूरिंग द ईयर कितना मिला था, देखिए 35,400, 35,400। इसमें ऐड क्या किया हमने, आउटस्टैंडिंग एट द एंड 400 रुपीज और एडवांस इन द बिगिनिंग 1,100। टोटल कितना आ गया था, 36,900। लेस क्या किया, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग 400 और एडवांस एट द एंड 1,500 और फाइनल अमाउंट कितना आया, 35,000। यही तो आया था। अब देखिए बैलेंस शीट में आप इसको कैसे दिखाओगे। देखो, जब हम बनाएंगे क्या, बैलेंस शीट, तो दो बनेगा। एक बनेगा एज ऑन 1 अप्रैल 2018, ठीक है। हाँ, ये ओपनिंग है। यहाँ पे हमें क्या लिखना है, एडवांस सब्सक्रिप्शन। अब इसमें से कौन सा आएगा, आपको बताया था ना बिगिनिंग वाला आएगा, तो बिगिनिंग का एडवांस कितना है, 1,100। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग में था कितना। हमेशा ध्यान रखना कि बैलेंस शीट में हम टोटल वैल्यू लिखते हैं। कौन सी वैल्यू लिखते हैं, टोटल वैल्यू। तो पिछले साल कितना आउटस्टैंडिंग था टोटल, 500 था। हमने यहाँ पे लेस जरूर 400 किया क्योंकि ये रिसीव्ड अमाउंट से लेस करना था, तो जितना मिला था बस उतना ही घटाया, है ना। लेकिन जब हम बैलेंस शीट लिखते हैं तो टोटल दिखाते हैं कि टोटल कितना आउटस्टैंडिंग था, तो टोटल था हमारे पास आउटस्टैंडिंग 500। ऐसे ही जब आप बैलेंस शीट बनाओगे एंड में, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, तो यहाँ पे ये लायबिलिटी साइड में एडवांस सब्सक्रिप्शंस आपको 1,200 मिला था 20 के लिए, प्लस 300 मिला था 21 के लिए, तो टोटल कितना था, 1,500। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट्स में होगा, जो ईयर के एंड में होगा। तो जरा आप देख के बताओ, क्वेश्चन हम आपके आगे कर दे रहे हैं, तो देख के बताओ कि एंड में आउटस्टैंडिंग कितना लिखा जाएगा।
बताइए। बैलेंस शीट में हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट मतलब ईयर के एंड में। तो आउटस्टैंडिंग कितना लिखना है सब्सक्रिप्शन एंड में? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना होगा? बाकी लोग। 500। 5। अब बोलो कैसे? बताएं। अभी हमने आपसे क्या बोला था कि बैलेंस शीट में हम टोटल दिखाते हैं, है ना? ये जो 400 है ये कब के लिए है? फॉर द ईयर एंडेड 31st 19, यानी सिर्फ एक साल का है। कितना? 400। टोटल नहीं हुआ, ये टोटल का मतलब कि टोटल जितना बकाया हो। तो 500 बिगिनिंग में था, प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग था, उसमें से तो 400 ही अभी तक रिसीव हुआ है ना। अभी 100 वहां वाला भी बाकी दिख रहा है, आउटस्टैंडिंग दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना। तो वो 100 भी आके जब जुड़ा तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हुआ एंड में? इसको बोला जाएगा सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर 500। बैलेंस शीट में जब लिखते हैं तो ड्यूरिंग द ईयर लिखते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में फॉर मतलब सिर्फ एक साल के लिए, ड्यूरिंग का मतलब कि पूरे साल में जो कुछ भी मिला है, चाहे जब का मिला है, 2 साल 3 साल 4 साल, सब लिख दिया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 500। क्लियर है? अभी क्लियर होगा। अब जरा ये वाला क्वेश्चन देखिए आप लोग। ये क्वेश्चन हम बताएंगे नहीं, ये आपको खुद करना है, लेकिन अभी हम आपसे आंसर पूछ रहे हैं, आपको 5 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं। सॉल्व करके हमको इसका आंसर बताओ तुरंत। कॉपी पेन उठाओ, फट से सॉल्व करो और आंसर बताओ। कुछ समझ में आ रहा है?
हम्म। ऐड वाला कहाँ पे भेजा? कितना है ऐड में? हम्म। एक मिनट, करते हैं टोटल। 3,58,500 और 4,06,000। 4,06,000 आएगा। आया। हम्म। बताइए। हम्म। नहीं आया हो तो हम बताएं। बोलिए। आया नहीं आया? आवाज आ रही है मेरी? नहीं आया? चलो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। हम्म। लेकिन आपको बैलेंस शीट खुद बनानी पड़ेगी। इतना करोगे ना? ठीक है, देखिए। हो गया।
देखो सब्सक्रिप्शन टोटल रिसीव कितना हुआ है, ये लिखा हुआ है रिसीव ड्यूरिंग द ईयर पहले पॉइंट पे, यहाँ पे देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर ended 31st March 2019, 3,58,500। ऐड क्या करते हो, सब्सक्रिप्शंस एट द एंड, कहाँ है आपको दिख रहा होगा, ये है ना। क्या यहाँ पे आपको फॉरवर्ड मिला, फॉर मिला, नहीं लिखा हुआ था ना। फॉर अगर होता तो हम ये कहते कि सिर्फ इसी साल का ये पैसा दिया है, फॉर नहीं है ना, तो इसका मतलब ये टोटल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन ये दिया है, इसको पढ़ो। मतलब इसमें 12,500 पिछले साल का भी जुड़ा हुआ है। तो जब पिछले साल का जुड़ा है तो इसमें इस साल का कितना हुआ, 25,000 ही तो हुआ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कितना ऐड करेंगे, 25,000 ऐड करेंगे, और फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड, कितना हो जाएगा, ये एंड 31 मार्च 19 ये लिखा हुआ है ना, ये 13,000, सॉरी बिगिनिंग का ऐड करते हैं, क्या करते हैं, बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग ऐड होता है, हमें गलत लिखी, बिगिनिंग का उसके ऊपर लिखा है ये 22,500, इसको जोड़ लो, तो ये कितना हो जाएगा, 47,500, 4,06,000 लेस सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग। अब बिगिनिंग में कितना आउटस्टैंडिंग है, हम्म, देखो 30,000, यहां भी फॉरवर्ड नहीं है, मतलब ये एक साल की बात नहीं कर रहा है, ये बता रहा है कि पिछले साल टोटल इतना बाकी था, कितना, 30,000। लेकिन जब वो ईयर, इस ईयर के एंड में 12,500 अभी भी पिछले साल का बकाया दिखा रहा है, आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि पूरा पैसा हमें नहीं मिला था, पूरा पैसा हमें नहीं मिला था। तो पूरा नहीं मिला था तो कितना मिला था, इसमें से 12,500 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 17,500 ही तो इसका मतलब हमें मिला अभी तक। तो 17,500 यहाँ पे लेस होगा, और एडवांस एट द एंड कितना है, 13,500। सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड कितना है, 13,500। तो इसको कितना हो जाएगा, 31,000, कितना आया, 3,75,000। ये आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में इस तरीके से दिखाना है। अभी क्लियर हुआ, हम्म, अभी क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर है ना।
बोलो फिर आगे बढ़े, समझाए कुछ। ठीक। लेकिन जब आप बैलेंस शीट बनाओगे, क्या बनाओगे, बैलेंस शीट, तो आपको यही वाला अमाउंट लिखना। हाँ, टोटल कितना बिगनिंग में ड्यू था? 30,000। अब अगर हम आपसे कहें कि आप पिछले साल हमारा 30,000 रुपीज आपने हमें पे नहीं किया, इस साल भी आपके साथ ट्रांजेक्शन हुआ, और इस साल भी आपका पिछले साल का 12,500 ड्यू रह गया, तो पिछले साल का आपसे हमें मिला कितना 30,000 में से? 12,500 हमें क्या करना, लेस कर देना है, क्योंकि वो हमें नहीं मिला। तो मिला कितना हमें, 17,500, इसलिए हमने आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग कितना माइनस किया, सिर्फ 17,500 रुपीज। ठीक है, अभी क्लियर होगा। अब जब बैलेंस शीट बनाओगे तो आपको पता है कि टोटल अमाउंट लिखना, और टोटल अमाउंट ये रहा, यही अमाउंट लिखना है आपको, कोई दूसरा अमाउंट नहीं। यानी जब आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओगे तो ये एडवांस आपकी कहाँ चली जाएगी, लायबिलिटी में, ये आपका कहाँ चला जाएगा, एसेट्स में। पूरा का पूरा पैसा 30,000, 22,500, ये एडवांस आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी में 13,500, और यहाँ पे पूरा 37,500 कहाँ पे, लायबिलिटी में, सॉरी एसेट्स में एडवांस, सॉरी आउटस्टैंडिंग। क्लियर, क्लियर होगा। ठीक, ये इतना समझ में आया। अब एक क्वेश्चन ये है, इसको आप देख लो, चाहे तो नोट कर लो या फिर बुक में मैच करा लो, नहीं होगा तो ये क्वेश्चन हम भेज देंगे, है ना। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। क्लियर है। ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके उसको भेजोगे।
क्लियर हुआ क्वेश्चन? क्लियर हुआ? तो नोट किया है नहीं किया? असाइनमेंट सेक्शन में जाना। ठीक, क्वेश्चन वहां पे हमने दे दिया है। नितिन, असाइनमेंट सेक्शन में जाना, उसी में क्लास ओपन करोगे तो असाइनमेंट आएगा, उसमें मैंने क्वेश्चन भेज दिया है, उसको सॉल्व करके भेजना है। ठीक है, चलो फिर आज इतना ही रखते हैं, कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, बाय। ओके, अतुल, आवाज आ रही है अतुल? असाइनमेंट सेक्शन में जाना, और छवि भी। हाँ, उसमें क्वेश्चन मैंने पोस्ट कर दिया है, उसको सॉल्व करके उसका आंसर उसी पे भेजना। ठीक है, चलो ठीक है। हाँ, कोई क्वेश्चन होगा तो व्हाट्सएप कर देना। चलो फिर क्लास ओवर करते हैं। ओके, कल नया टॉपिक स्टार्ट होगा। नमस्ते।